Recording in progress. So we have discussed till question number 96 yesterday. Today we will be going to start with question number 97. The question you are seeing on my screen is not a very different question. Each year when I teach polar stratospheric cloud, I discuss these words nacreous cloud or mother of pearl cloud, right? है ना? और दूसरे टाइप के जो क्लाउड्स दिए हुए हैं उनका डिस्कशन भी क्वेश्चंस के थ्रू हुआ है बिकॉज दे हैव बीन आस्क्ड इनटू द प्रीवियस ईयर. हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रीवियस ईयर में आए नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 97 फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस देम इन डिटेल द ऑप्शंस एंड ऑल द डिटेल्स व्हिच आर अवेलेबल विद अस, राइट? So let's talk about question number 97. So it says which of the following cloud type are found in stratosphere? Point to be noted, they are asking the cloud which are found in stratosphere means higher cloud, right? तो काफी हायर क्लाउड के बारे में डिस्कशन है क्योंकि 12 किलोमीटर से ऊपर की यहाँ पे बात होगी. ये अप टू 11 या 12 किलोमीटर तो बात होगी नहीं बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू द ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड, राइट? तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में ही दे वांट टू हैव द डीपर डिस्कशन, नॉट अबाउट द ट्रोपोस्फेयर. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टर्मिनोलॉजी विच आर देयर लाइक सीरस क्लाउड क्या होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होते हैं, मदर ऑफ पर्ल जो नैक्रियस क्लाउड हम बोलते हैं, and notilucent cloud क्या होते हैं. Then we will come back to this question one by one. Let's investigate the options, right? तो हम one by one बात कर लेते हैं सबकी ना, ठीक है, जो भी क्लाउड टाइप्स है हमारे पास, क्योंकि ये भी एक अच्छा डिस्कशन है. क्लाउड टाइप्स का आइडिया आपको लेना है. पहले भी क्वेश्चन आया है, इस बार भी आ सकता है. नोबडी कैन रूल इट आउट. सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सीरस क्लाउड क्या होते हैं, राइट? So guys, when we talk about the cirrus cloud, these are high level clouds found in troposphere and stratosphere. यहाँ पे मिक्स रिव्यू है कि दोनों ही जगह मिलते हैं सीरियस क्लाउड. जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे और टॉक करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों में देखा गया है कि सीरियस क्लाउड्स का प्रेजेंस है, राइट? तो इट बिलोंग्स टू बोथ द कैटेगरी. The lowest and the densiest layer of atmosphere, and they are thin wispy cloud made up of ice crystal, and their base is typically located between 6,000 to 12,000 मीटर above the sea level. तो यहां से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, 6 किलोमीटर कह लो चाहे 12 किलोमीटर कह लो, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है. बट दे बिलोंग टू बोथ द लेयर ट्रोपोस्फेयर एज वेल एज स्ट्रेटोस्फेयर. उनका इंटरेस्ट है स्ट्रेटोस्फेयर में, उनका इंटरेस्ट ट्रोपोस्फेयर में नहीं है, बट ये तो दोनों को बिलोंग करता है. Now let's talk about another type of cloud which is basically cumulonimbus cloud. Cumulonimbus cloud ये भी काफी डिस्कशन में रहता है, ठीक है? ये मेजरली ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड है cumulonimbus. These are vertical development cloud found in troposphere. अब हमसे तो पूछा है स्ट्रेटोस्फेयर, so they are thunderstorm cloud that can extend from low latitude all the way up to the tropopause, the boundary between the troposphere and stratosphere. तो ट्रोपोपाउस तक जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे. हाउएवर दे आर फंडामेंटली ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड एंड डू नॉट फॉर्म विद इन द स्ट्रेटोस्फेयर. तो इसका तो नाम कट गया लिस्ट से ही कि भैया हमें स्ट्रेटोस्फेयर वाले चाहिए, वो ये है नहीं. ये तो ट्रोपोस्फेयर तक ही अपनी लिमिटेशन मान रहा है और वहीं रहता है, वहीं अपना गुजारा करता है, इसको मतलब नहीं है इससे, राइट? तो ये तो बेचारा उस ऑप्शन की रेस से हो गया बाहर, राइट? टेक दिस आउट. नेक्स्ट वन विच इज मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, राइट? जो नैक्रियस जिसको हम बोलते हैं, मदर ऑफ पर्ल जो ऑप्शन दिया, ऑल्सो नोन एज नैक्रियस क्लाउड, ठीक है? अब देखिए इसमें ये जो कंफ्यूजन किया कि नैक्रियस क्लाउड एक ऑप्शन लिखा और एक मदर ऑफ पर्ल. अरे मदर ऑफ पर्ल का मीनिंग ही नैक्रियस होता है भाई, राइट? और ये आपको पता है कि सॉरी, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड 1 और 2 में हमने इसकी डिस्कशन की थी. सो दीज आर द टाइप ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं. ये जो मदर ऑफ पर्ल है, पीएससी जिसको बोलते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन. तो पक्का ये तो स्ट्रेटोस्फेयर में होंगे ही, ये बात तो अश्योर थी कि मदर ऑफ पर्ल तो ऑप्शन में होना चाहिए था. और मजे की बात सुनो, ठीक है, सिर्फ 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें मदर ऑफ पर्ल डिस्कशन में आया है. तो ये भी पकड़ने का एक शानदार तरीका था, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा आपको कि जिसको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जिसने ध्यान से पढ़ा था और उसको ध्यान था कि मदर ऑफ पर्ल टर्मिनोलॉजी तो हमने पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में सुनी है और स्ट्रेटोस्फेयर तो पूछा ही है इसमें. तो दे फॉर्म इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एट वेरी हाई अल्टीट्यूड, टिपिकली बिटवीन 15 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर या
15,000 meter to 25,000 meter. They get their name from their iridescent appearance which resembles mother of pearl. मदर ऑफ पर्ल का मीनिंग ही नैक्रियस होता है, तो इनकी भी सिट पक्की हो गई है कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है. नाउ मूविंग टू द फोर्थ ऑप्शन व्हिच इज सेम एज वी हैव मेंशन, अदर नेम ऑफ द पर्ल, वो हमने लिख दिया है कि इसी का नाम होता है दूसरा. तो ये तो बड़ा आसान ही क्वेश्चन था देखा जाए तो, कि ये आपको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से हिंट मिल रहा था यहाँ पे कि नैक्रियस और जो है मदर ऑफ पर्ल होना चाहिए. तो सी और डी एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में है, इजीली हम ओमिट आउट कर सकते थे, बट लेट्स हैव अ लुक. This is the name of the mother of pearl cloud and explain about they are the type of polar stratospheric cloud and form extremely cold conditions stratosphere. तो ये भी सिट पक्की रखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में एंट्री लेने के लिए. लास्ट में डिस्कशन हुआ है एक टाइप का क्लाउड आया है जो आपका, दैट इज नॉटिल्यूसेंट क्लाउड. अब जब आप नॉटिल्यूसेंट क्लाउड की बात करते हैं गाइस, राइट, तो दिस क्लास इज एंटायरली राइट अलग तरीके का क्लाउड. These are the highest cloud in the Earth's atmosphere. सबसे ऊपर मिलने वाले क्लाउड होते हैं नॉटिल्यूसेंट, राइट. इनका दर्जा ही अलग है, ये दुनिया से बहुत ऊपर है. फॉर्मिंग इन द मीजोस्फेयर. ये कहाँ जा रहे हैं? मीजोस्फेयर में 76 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर की रेंज में, स्पेसिफिकली एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 76,000 to 85,000 मीटर, मींस 76 to 85 किलोमीटर हो गया. They are visible at dusk and dawn and appear as shimmering bluish white filaments. Although they are not in the stratosphere, they provide image include them the correct option like group them with the stratospheric cloud. तो हमें इसको डालना चाहिए था कायदे से, क्योंकि जो मीजोस्फीयर में मिल रहा है उसका कुछ पार्ट स्ट्रेटोस्फीयर में भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जहां सी और डी और ई तीनों को इकट्ठा मैं जोड़ दूं. बट स्टिल there seems to be a question listing there as stratospheric, right? However, among the given option, the most plausible correct choice including the correct type, right? तो इसको हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से होते हैं. ठीक है, दोबारा से ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं. ठीक है, ऊपर चलते हैं वापस. तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जो पूरी तवज्जो मिलती थी अगर मैं स्फीयर वाइज क्लासिफाई करूं, मेजरली जो नॉटिल्यूसेंट है वो तो मीजोस्फीयर का, पर मुझे याद आ गया कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में मदर ऑफ पर्ल का डिस्कशन होता था और उसी को हम नैक्रियस क्लाउड भी कहते थे. तो सी और डी तो होना चाहिए था, ऐसा ऑप्शन चूज करना जहां सी और डी दोनों हो. तो मैंने अब कटिंग करनी चालू कर दी कि जहां सी और डी दोनों हो ऐसे ऑप्शन को छोड़ो और बाकी को काट दो. ये कट गया जी, क्योंकि मुझे तो श्योर था, और ये भी कट गया. ठीक है, तो क्योंकि सीरस क्लाउड दोनों में मिलता है इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज 1, राइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1. बहुत इजी हो जाता है ऐसे अगर आप ओमिट कर देते हैं जहां पे शॉर्ट है. और ये हिंट आता था आपको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड से 85 बार मैंने भी पढ़ाया और इतना लिटरेचर हमने पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में लिखा और मैंने बताया भी है कि इसको मदर ऑफ पर्ल या नैक्रियस बोलते हैं. तो सी और डी तो सेम ही चॉइस थी, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. हालांकि सीरियस क्लाउड अगर नहीं पता होता तो पर्सन वुड हैव कमिटेड दिस रॉन्ग. So the correct answer here is 1. I hope question number 97 is clear to each and everyone. जल्दी बताइए quickly. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? Anyone having any doubt? Anyone having any doubt in 97? जल्दी से चलिए आगे चलते हैं हम लोग. We are moving to 98. भैया ये तो पुराना क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आया है. अगर किसी ने अली सर की क्लास देखी हो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स की, एयर पोल्यूशन मॉडल्स की, ठीक है, जून वाले ग्रुप में भी पड़ी हुई है, इस वाले ग्रुप पे भी अब आ जाएगी आपके पास. और ये तो जब गिलबर्ट मास्टर पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि गॉसियन ब्लूम मॉडल को आपको कभी नहीं छोड़ना है. और हमारी बुकलेट में बुकलेट 3 में ये साफ साफ दी हुई है इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है साफ साफ, और वहां मीनिंग समझाया गया. वैसे ये क्वेश्चन कहीं अजूबा क्वेश्चन नहीं है, ये एज सच डायरेक्ट लाइनें हैं गिलबर्ट मास्टर की. मैं आपको बता दूं कोई एक चीज भी चेंज नहीं है, मैं आपको हकीकत बता दूं कोई एक चीज भी चेंज नहीं है, राइट.
including the equation. So let's investigate the detail of all the options which have been mentioned here. So let's talk about question number 98, the Gaussian plume equation given below concentration xy, which is basically given here, and then we have the flow q divided by pi mu sigma x sigma y sigma z e to the power minus h square upon 2 sigma z square and e to the power minus y square upon 2 sigma y square. और फिर आपसे पूछता है कि which of the following statements are correct. इन स्टेटमेंट्स को इस इक्वेशन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं. हालांकि ये बुकलेट से गिलबर्ट मास्टर से ही है डायरेक्ट क्वेश्चन. पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार न्यूमेरिकल की फॉर्म में आया छोटे मोटे, और कई बार वैसे आया. तो गॉसियन प्लूम मॉडल को तो हम नहीं छोड़ सकते, राइट. हम वन बाय वन की बातें कर लेते हैं कि कौन सा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, और सारी चीजें लिखी हुई है जहां पे हमने समझाया है कि अवास्ट एंड सोविया का क्या रिलेशनशिप होता है, एवरेज स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन और आपका जो बाकी की चीजें हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. उस लेक्चर में भी है, अली सर की क्लास में भी ये मेंशन है क्लियरली, डायनेमिक्स की और मॉडल्स की क्लास में. तो हम बात करते हैं वन बाय वन इन पे कि क्या क्या चीजें. पहले तो आपको इसका मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इस इक्वेशन में हर चीज का क्या मीनिंग होता है, जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता. गॉसियन प्लूम पॉइंट सोर्स पे स्टेडी स्टेट में अप्लाई होता है, ये सबको पता है. ये जो इक्वेशन है पॉइंट से सोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है. और एरिया सोर्स मॉडल के लिए आपका बॉक्स मॉडल भी एक आता है अलग से. तो कॉन्सेंट्रेशन एक्स वाई जेड क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई म्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर. ये एक्चुअल इक्वेशन ये होती है which we reduce further in 2 component. अब क्या क्या है यहाँ पे, क्यू एमिशन रेट है आपका, फिर आपका स्टैक हाइट वाला जो क्वेश्चन आता है, म्यू मीन विंड स्पीड एट एक्स डाउनविंड डायरेक्शन, एच इफेक्टिव स्टैक हाइट आपकी, वाई क्रॉस विंड जेड हाइट अबव द ग्राउंड, और सिग्मा वाई सिग्मा जेड को हम बोलते हैं डिस्पर्शन कोफिशिएंट या डिस्पर्शन पैरामीटर. ये डिस्कशन बहुत बार पहले भी हुआ है और उस क्लास में भी ये मेंशन कर रखा है सर ने कि डिस्पर्शन कोफिशिएंट्स होते हैं. एक वन बाय वन स्टेटमेंट्स को उठाएंगे. पहली स्टेटमेंट क्या कहती है जो क्वेश्चन में दिया है, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली. ये गलत है भाई, ठीक है. जो सिग्मा वाई होता है वो हॉरिजॉन्टल का होता है, ये ध्यान रखना है. क्रॉस विंड जिसको आप कहते हो, उसका डिस्पर्शन कोफिशिएंट या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. और जो सिग्मा जेड होता है वो वर्टिकल का होता है, ठीक है. ये बात याद रहना बहुत जरूरी है. अगर वो पिक्चर आप देखेंगे या गिलबर्ट मास्टर पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि सिग्मा वाई इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना. और जो सिग्मा जेड है वो आपका जो है वर्टिकल को डिनोट करता है. यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सिग्मा वाई को लिख दिया वर्टिकल और सिग्मा जेड को लिख दिया हॉरिजॉन्टल, जबकि था उल्टा. तो ये ध्यान रखिएगा कि जब गॉसियन प्लूम मॉडल को आप बनाते हैं 3D में, ठीक है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि जब हम इसको बना रहे होते हैं, जस्ट अ मिनट, वहां सर ने बना के दिखाया बड़े अच्छे से, ठीक है. ये आपका आ गया है ना. तो इधर दिखा लो चाहे इधर दिखा लो, मैं जनरली इधर दिखाना पसंद करता हूँ, 3D होता है क्योंकि ये. तो ये जेड एक्सिस हो गई आपकी, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. तो जो आपके डिस्पर्शन कोफिशिएंट होते हैं ना गाइस इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्मा वाई है आपका वो हॉरिजॉन्टल मानते हैं हम, ठीक है. इसको हम क्रॉस विंड कहते हैं, इस दिशा में कट कर रही होगी, ठीक है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सिग्मा वाई होता है वो क्रॉस विंड होता है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको, कन्वेंशनली लेते हैं सिग्मा वाई इज द हॉरिजॉन्टल और क्रॉस विंड. और दूसरा रहता है आपका सिग्मा जेड, ठीक है, वो आपका रहता है वर्टिकल, क्योंकि ये ऐसे खड़ा रहेगा. तो जेड आपका वर्टिकल होगा, ठीक है. मुझे तो इस तरह से याद रहता है, देखो मैं आपको बता दूं, मैं क्यों आपको झूठ बोलूं. हॉरिजॉन्टल जब मैं लिखता हूं ऐसे करके, मेरे को ये तब से ही याद है जब से व्हेन आई वाज इन माय एमएससी, जब मैं हॉरिजॉन्टल लिखता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जेड आता है, जेड से पहले आपका क्या आता है अल्फाबेटिकली वाई. तो सिग्मा वाई बिलोंग करता है हॉरिजॉन्टल को, ये ध्यान रखना है. मैंने तो इसको ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है. इसी को हम कह देते हैं क्रॉस विंड, ठीक है, क्रॉस विंड. हॉरिजॉन्टल में जेड आ रहा है, जेड से पहले वाई आता है, तो सिग्मा वाई आपका हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है. और दूसरा आपका है सिग्मा जेड, ठीक है जी, और हम यहां लिखते हैं वर्टिकल, ठीक है. और जेड आप बना रहे हैं तो मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं जेड, इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है. तो वर्टिकल है ना, तो ये
वीजा। तो वर्टिकल डायमेंशन जो रहेगी वो हमेशा सिग्मा जेड रहेगी, ये ध्यान रखना। और वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी, हाँ, सिग्मा जेड इज द वर्टिकल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल जो है वो आपकी सिग्मा वाई है। ये बड़े बार पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि डेप्थ में अगर किसी ने मॉडल नहीं पढ़ा है तो मामला गड़बड़ है, फिर तो ये गया काम से। डिस्पर्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं, पूरा टेबल भी दिया हुआ है इसका, और सब जगह है, ये सप्लीमेंट्री में भी है, वहां भी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई आफ्टर गोइंग विद दिस लॉजिक कि भाई सिग्मा वाई जो है आपका वो वर्टिकल होगा। सिग्मा वाई वर्टिकल नहीं होगा साहब, सिग्मा वाई जो है वो आपका जो है हॉरिजॉन्टल होता है, क्रॉस विंड होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, एक तो स्टेटमेंट ये हुआ। हम्म। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। जब आप इक्वेशन को देखते हो तो आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर है, और यहाँ पे टू सिग्मा जेड स्क्वायर है। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे कहता है कि स्मॉल वैल्यूज ऑफ द डिस्पर्शन कोफिशिएंट विल गिव ब्रॉडर गॉसियन कर्व। ये भी गलत है भाई। डिस्पर्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो कर्व ज्यादा आएगा, राइट। कम कैसे आ सकता है, क्योंकि बना के भी मैं आपको दिखा दूंगा ये। स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन कोफिशिएंट मतलब सिग्मा वाई सिग्मा जेड की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ये कह रहा है कि ब्रॉड होगा। नहीं, ब्रॉड ये तब होता है जब सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि वेल शेप कर्व होता है और इस तरह से मूव कर रहा होता है कुछ कुछ मीन के अराउंड। ये जितने ज्यादा बड़े होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही डिस्पर्शन ज्यादा होगा। तो इन दैट लॉजिक ये इक्वेशन भी गलत है, फॉल्स है। Gaussian proof is directly proportional to exponential y square by 2 sigma square. Large sigma give more broad spread out. Small sigma produces narrow and more concentrated plume. Sigma अगर छोटा होगा तो ये तो छोटा सा बन जाएगा, ये डिस्पर्स करेगा ही नहीं ज्यादा। तो छोटा सिग्मा मतलब है बिल्कुल लाइन ऐसे बनेगी। बड़ा सिग्मा मतलब है कि लाइन दूर तक जाएगी, डिस्पर्स ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो स्प्रेड है यही तो सिग्मा है। सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो यही है जब आप इसमें बनाते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये भी गलत स्टेटमेंट आ गई आपकी, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी स्टेटमेंट पे जी, सी। कहता है कि एज वी मूव डाउनविंड फ्रॉम द स्टैक। ये क्वेश्चन पहले आया भी करता था 2011-12 के ईरा में, जो ये थर्ड स्टेटमेंट है। एज वी मूव डाउनविंड फ्रॉम द स्टैक द गॉसियन कर्व स्प्रेड फर्दर। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे डाउनविंड जाएंगे तो दूर तक फैलता चला जाता है। So it is true the plume widen with distance downwind and lateral and vertical spread increase with x. So the crosswind and vertical concentration profile become broader. वो बड़े होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप डाउनविंड जाएंगे, फैलेगा ज्यादा ना, राइट। हवा के साथ भी फैलेगा, स्प्रेड भी ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है यहाँ पे, तो इसको हम करेक्ट मार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के ऊपर। कहता है, अगले ऑप्शन में देखते हैं जी डी में क्या कह रहा है। As we move downwind from the stack, the dispersion coefficient become larger. ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक सिग्मा वाई सिग्मा जेड बड़े नहीं होंगे तो डिस्पर्शन बढ़ेगा कैसे, वो भी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है गिलबर्ट में। Empirically, sigma y sigma z increase with downwind distance, right? Sigma is approximately a x to the power b for the positive b. So dispersion coefficient grow with x. तो जितना ज्यादा बढ़ेगा तो ये भी उतने बड़े होते चले जाएंगे। ये भी आपका करेक्ट हो गया जी। तो सी और डी अभी तक हमें करेक्ट मिले हैं, दो स्टेटमेंट, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट में आते हैं स्टेटमेंट नंबर ई पे। अब इक्वेशन इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू एनी टेरेन एंड टेम्परेचर प्रोफाइल इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल गलत बात बोल दी, ठीक है, बिल्कुल ही गलत बात है। अगेंस्ट द अजम्पशन ऑफ गॉसियन प्लूम मॉडल है गाइस ये। आप जब गॉसियन प्लूम मॉडल वहां गिलबर्ट में पढ़ते हैं, सर की क्लास में पढ़ते हैं, अली सर का लेक्चर देखते हैं, या चौथी बुक तीसरी बुकलेट में पढ़ते हैं गॉसियन प्लूम मॉडल, जहां पे ये दिया हुआ है वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है भाई कि जो टेरेन है आपकी फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है ना, और स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गॉसियन प्लूम मॉडल की कुछ अजम्पशंस हैं जो वहां मेंशन है, उनको जरूर माइंड में रखिएगा, पहले भी लोगों ने पढ़ी होगी। द गॉसियन प्लूम हैज इंपॉर्टेंट अजम्पशन स्टेडी एमिशन, स्टेडी एंड हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मेट्रोलॉजी की स्टेबल हो कंपैरेटिवली। तो स्टेडी एमिशन रेट होगी या स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन होती है। रिलेटिवली फ्लैट और होमोजेनस टेरेन, इसमें आपकी कोई भी टेरेन पे अप्लाई नहीं होगा, ये फ्लैट या होमोजेनस टेरेन होनी चाहिए। नो स्ट्रॉन्ग मल्टीयर शेयर और कॉम्प्लेक्स फ्लो, विंड स्पीड बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। सिंपल केमिस्ट्री,
जो पोल्यूटेंट है आपका कंजर्वेटिव होना चाहिए नेचर में, ये बात वहां लिखी हुई है. सो इट इज नॉट यूनिवर्सली वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स टेरेन, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चेंजेस एंड अर्बन कैनोपीज और रैपिडली टाइम वेरिंग मेट्रोलॉजी. तो भैया इसको तो बड़ा सीधा साधा हिसाब है, इसके कुछ अपने टूल है कि कहाँ में अप्लाई होता हूँ. तो स्टेडी एमिशन रेट चाहिए, ठीक है. हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म मेट्रोलॉजी चाहिए, रिलेटिवली फ्लैट या होमोजेनस टेरेन होनी चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन कंजर्वेटिव होने चाहिए और रिएक्टिव नहीं होने चाहिए. तो ये स्टेटमेंट भी उस हिसाब से हो गया गलत. ये तो बिल्कुल गलत है. सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट पूरे इसमें ये मिले जो सही थे, विच वर सी एंड डी. अब जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल गया भैया 2 ही स्टेटमेंट है इन पांचों में से जो सही है, एंड विच इज सी एंड डी ओनली. तो करेक्ट आंसर विल बी 2. तो लॉजिक से अगर आप जाओगे ना तो आपको दिखेगा ये पूरा पेपर या तो हमारे सॉल्यूशन से डिजाइन हुआ है या फिर चारों बुकलेट से डिजाइन हुआ है, अगर आप लॉजिक से जाओगे तो. क्योंकि कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन कवर अप है, जबकि ये 2025 का क्वेश्चन है और ये चीज हम कवर कर रहे हैं 2010 से गॉसियन प्रूफ मॉडल. इसमें कोई बदलाव नहीं है, सेम ही थीम पे क्वेश्चन आया है. इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि क्लास लेक्चर, बुकलेट और ये जो सॉल्यूशंस है ये आपको एच देंगे 110%. इज दिस थिंग क्लियर? क्वेश्चन नंबर 98 क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है आप जल्दी बताइए भाई. आगे चलेंगे जल्दी से फटाफट. कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल है, उसमें हम टाइम डिवोट जरूर करेंगे क्योंकि उनका रिपीटिशन होना बहुत बार सिद्धांतिक और लाजमी बन जाता है. क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों पे टीचर नजरे गड़ाए बैठा होता है कि यहाँ अटकाना है बच्चे को. और ये बड़े अच्छे से अली सर ने आपका एयर पोल्यूशन मॉडल्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है. ये वाले क्लाउड पे भी आ जाएगी, जून वाले क्लाउड में तो है ही, ठीक है. ये सून आपको मिल जाएगी, अभी आज है कल में आपको, क्योंकि मैं उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे जैसे फ्लाई ऐश है 1 घंटे का, आधे घंटे का, वो मेरे ही लेक्चर है. उन चीजों पे उतना क्योंकि वो कभी कभी आते हैं, ठीक है. या फिर नेचुरल हैजार्ड है, कभी कभी आता है. तो ये है कि लिटरेचर जो बुकलेट में है उसका सपोर्टिंग लेक्चर आपके पास है, हर उसका है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं और खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं. सॉरी, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे गाइस. ये देखिए, ये तो वही पुरानी बातें और वही पुरानी जिसे कहेंगे ख्याल आते हैं. इसमें तो सिर्फ आपको याद होना चाहिए था कि भाई कब कब क्या क्या हुआ है. तो लेट्स हैव अ विजिट एट दिस क्वेश्चन. और बहुत सारी बातें आपको क्लास में पढ़ाई भी गई है, मैडम ये सेक्शन लेती है एनवायरमेंटल लॉ का, ठीक है ना. So question number 99, it says that arrange the following in chronological order as per in the year of enactment starting from the old to the recent one. ये कह रहे हैं सबसे पुराना क्या था, सबसे नया क्या है, राइट. तो बस इसमें तो कुछ नहीं करना, 1 बाय 1 ऑप्शन पे जाते हैं और इसका डाइसेक्शन कर देते हैं फटाफट से. हम लोग देखिए जरा फटाफट. सबसे पहले चलते हैं गाइस, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे एक ऑप्शन बेसल कन्वेंशन, या सबसे पहले हम चलते हैं टिब्लिसी कॉन्फ्रेंस पे. अब टिबिलिसी जो है जॉर्जिया में, ठीक है, जो टिबिलिसी जो कॉन्फ्रेंस है ना. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब जब बात होती है ना, ये बड़ा ऐतिहासिक है जो टिबिलिसी वर्ड है, ठीक है. तो ये जॉर्जिया की कैपिटल है बेसिकली, टिबिलिसी उसकी राजधानी है. और यहाँ पे ये हुआ था, ये जॉर्जिया की राजधानी है देखा जाए तो, जो टिबिलिसी है ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल ऑफ जॉर्जिया है. तो इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं. तो टिबिलिसी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आपकी, वो 1977 में हुई थी. और पहले भी एक टिबिलिसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर आप ये कहें कि जो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन यूनेस्को ने जो ऑर्गेनाइज की थी, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया हुआ है पीवाईक्यू में. उसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे रखा गया है. तो टिबिलिसी कॉन्फ्रेंस वाज डन इन 1977. इट वाज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय United Nation Education, Scientific and Cultural Organization UNESCO and United Nation Environmental Program UNEP in Tbilisi, Georgia. तो ये सबसे पुरानी आइटम है इसमें जो दी हुई है हमें सारी. तो ये हुआ. उसके बाद सेकंड पे चलते हैं जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन डिप्लीशन के लिए आपकी हुई थी, 1987 में इनेक्टेड हुई. इंटरनेशनल ट्रीटी टू फेज आउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस. ये हमने एयर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज में खूब पढ़ा है, ईयर भी मैंने पढ़ाया था इसका, मुझे याद है. उसके बाद आती है बेसल कन्वेंशन, बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है फॉर द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, 1989 adopted, entered into force in 1992.
ठीक है, इनेक्टेड 1989 पे हुई थी, उसके बाद अडॉप्ट हुई 1992 में। इट कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ये मैम ने भी आपको पढ़ाया होगा, और जो हैंड आउट है उसमें भी मेंशन है, बुकलेट 4 में भी है, बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल टाइम्स आपने डील किया होगा। देन कम्स क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। तो क्योटो की जब बात होती है गाइस, 1997 का ये है क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कट डाउन करने के लिए अंडर द यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर क्लाइमेट चेंज, सेटिंग बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो ये सारा जो इनिशिएटिव था आपका, ये दिया हुआ है कि भाई ये इनिशिएटिव जो है यूएनएफ ट्रिपल सी का है, राइट। तो यूएनएफ ट्रिपल सी क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पहले भी बहुत बार आया हुआ है, इसको मैं डिनायल पे नहीं रखूंगा, काफी बार आया हुआ है। और सबसे मेन बात आपका जो कोपेनहेगन समिट है, जब हम मास्टर्स में हुआ करते थे 2009-11 के आसपास की ये बात है, ठीक है। तो कोपेनहेगन आपको पता है डेनमार्क की कैपिटल है, और जब ये कोपेनहेगन समिट हुई थी तो बहुत सारे व्यू एक्सचेंज हुए थे, ठीक है। हम लोग भी गए थे एक डिबेट के लिए होटल ग्रैंड हयात पे वसंत कुंज में, मुझे आज भी याद है। वी हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, राइट। तो कोपेनहेगन समिट 2009, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉप 15 था ये, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 15वीं मीटिंग थी ये, मीटिंग इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन आपको मैंने बता दिया डेनमार्क की कैपिटल है। एमिंग एट अ पोस्ट क्योटो क्लाइमेट एग्रीमेंट। तब ये बड़ा तकड़ा एजेंडा चला हुआ था कि भाई पोस्ट क्योटो क्लाइमेट एग्रीमेंट हमें करना है। तो अब इसको अरेंज करना कौन सी बड़ी बात है। 1977 सबसे पहले आएगा, पुराना है क्योंकि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना है। फिर 87 आएगा विच इज योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर 89 आएगा विच इज योर बेसल कन्वेंशन, फिर 1907 आएगा क्योटो प्रोटोकॉल, फिर 2009 आएगा। So sequence is this, and as per the options the correct answer will be second. ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का कोई तुक बनता नहीं है, बट स्टिल अगर पूछ रहा है तो आप कुछ कह नहीं सकते टीचर को। तो क्वेश्चन नंबर 99, द करेक्ट ऑप्शन इज 2, जो आपके मैच को और ओल्ड से न्यू तक के सफर को पूरा करता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 99? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे गाइस। इन क्वेश्चंस पे टाइम लगाना कोई बहुत ब्यूटीफाइंग चीज नहीं है, ये तो सब डाटा है। जिसको डाटा याद है वो कर लेगा, जिसको डाटा याद नहीं है वो नहीं कर पाएगा। हमें चलना है लॉजिकल चीजों पे, जो लॉजिकल चीजें जो डिसाइड करती हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि अब वो तो रह नहीं गया है कि आप ईयर बताएं और ये बताएं और एग्जाम ले जाएं। अब तो भैया कॉन्सेप्चुअल लड़ाई है, तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप लड़ाई जीतेंगे तभी कहानी बनेगी। चलिए जी आगे चलते हैं। या सो लेट्स टॉक। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। वाह जी वाह, मजे का क्वेश्चन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन कहूंगा इसको, मल्टीपल टाइम सॉइल से क्वेश्चन आया है। और मैंने बोला भी था आप कंपोस्ट बोलिए या ह्यूमस बोलिए, एक ही बात है। बार बार ये बात रिपीट करता हुआ आया हूं। जब भी मैंने सॉइल आपको पढ़ाया, वही मैंने पढ़ाया, तो मुझे पता है, राइट, कि भैया आप कंपोस्ट बोलो या ह्यूमस बोलो, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की प्रॉपर्टी में। तो टीचर यही गेम खेल रहा है। कभी वो कहता है कंपोस्ट कहूंगा, मेरी मर्जी, जो साइंटिफिक वाला आदमी होता है, और कभी कोई कहता है मैं ह्यूमस कहूंगा, और डीप जो पूछता है। तो कंपोस्ट और ह्यूमस की प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो ये तो पता ही है, तो इजी क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था क्लास में। बट एनीवेज वी हैव टू डिस्कस ऑल द ऑप्शंस एंड एवरीथिंग। तो लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट? ये गलत है। कौन सा गलत है? मॉइस्चर शुड नॉट बी प्रेजेंट। अरे भैया मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो कैसे डिग्रेड कराओगे बॉस उसको? ये होना चाहिए था मॉइस्चर शुड बी प्रेजेंट, राइट। तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया पहला, ठीक है। आंसर तो यहीं तक आ गया, लेकिन फिर भी हम इनको डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे अभी सारों को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है आपको? पार्टिकल साइज मस्ट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही बात है भैया, ज्यादा बड़े साइज का जो होगा उसकी कंपोस्टिंग होने में बड़ी दिक्कत आती है,
जितना फाइन होगा उतना ही अच्छा कंपोस्ट होगा, राइट। तीसरी बात करते हैं, कंपोस्ट इंक्रीजेस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। देखो खुद ही आंसर भी दे दिया, ठीक है, जैसे वहां पे लिखा हुआ है ना ह्यूमस, तो ये भी सही बात है। लास्ट, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो मस्ट बी इन द रेंज ऑफ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बार आया है कि कार्बन ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन कम होना चाहिए इनिशियल स्टेज में, ठीक है। अभी करेंगे एक्सप्लेन, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है बाकी के सोल्यूशन में, ये क्वेश्चन आज पहली बार नहीं आया C/N रेशियो का, बट स्टिल वी विल एक्सप्लेन कि क्यों ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो 20:1 या 25:1, 20:1 या 25:1 होना चाहिए, मतलब इनिशियली कार्बन ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उसको माइक्रो यूटिलाइज करेंगे और डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे, उनकी यूटिलिटी उसकी ज्यादा है। तो लेट्स डाइव डाइव डीपर इनटू दिस क्वेश्चन। पहले बात कर लेते हैं, तो मैंने 1 बाय 1 सब सजाया हुआ है आपके लिए, राइट। क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है। मॉइस्चर शुड नॉट बी प्रेजेंट, गलत बात। मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर कंपोस्टिंग बिकॉज माइक्रोब that break down the organic matter live in the water film around the particle. If the pile is bone dry, microbial activity stops and decomposition halt. Ideal moisture 40 से 7% होना चाहिए, ठीक है। Compost should feel like a rug out sponge, है ना, damp but not dripping. Too little moisture, no activity, too much aerobic conditions and odors. Smell ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा तो बहुत ज्यादा स्मेल आएगी, तो मॉइस्चर होना चाहिए बट बिटवीन 40 to 60%। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया गाइस, एज पर द लॉजिक, ठीक है। चलते हैं आगे जी, पार्टिकल के बारे में कुछ कुछ बात कर लेते हैं, पार्टिकल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्टिकल्स आल्सो। पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कहता है जस्ट अ मिनट, पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहता है पार्टिकल साइज मस्ट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक बात है, प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा साइज होगा तो आपकी कंपोस्टिंग अच्छे से नहीं होगी। स्मॉलर पीसेस इंक्रीज सरफेस एरिया अवेलेबल टू माइक्रो, स्पीड द डिकम्पोजिशन एंड इंप्रूव द पोरोसिटी ऑफ एयर फ्लो। एयर भी तो अच्छे से उसको जा सकेगी ना अगर पार्टिकल छोटे होंगे। प्रैक्टिकली चॉपिंग और श्रेडिंग टू पीसेस अंडर 5 सेंटीमीटर रिकमेंडेड फॉर एफिशिएंट कंपोस्टिंग। वेरी लार्ज पीसेस स्लो द प्रोसेस। तो अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो प्रोसेस ही स्लो हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, एज पर लॉजिक्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है जी। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड आपसे पूछता है कंपोस्ट इंक्रीज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो हमने पढ़ा भी है। ह्यूमस फिनिश कंपोज इज हाई इन ह्यूमस, देखो लिख दिया ना, भाई भाई है दोनों। finished compost is high in humus which improve the soil structure, increase the porosity and clay and water retention in sandy soil and therefore enhance the soil's ability to hold the moisture and nutrient। तो ये तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है, बुकलेट में भी लिखा है आपकी कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ह्यूमस। तो ह्यूमस का हो चाहे कंपोस्ट का हो, एक ही बात है। आगे चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे जो आपको दी हुई है, दैट कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो। अब देखिए गाइस क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द, आपको बताया भी था मैंने ही, कि जो सबसे बड़ा सिंक है कार्बन का या CO2 का, वो हमने बताया था ओशियन फॉलोड बाय सॉइल फॉलोड बाय फॉरेस्ट। तो वहां सबसे ज्यादा फिक्सेशन होता है। तो जब फिक्सेशन इतना ज्यादा होता है तो भाई वहां पे माइक्रोब भी तो ऐसे डेवलप होंगे जो कार्बन यूज करते हैं। तो जब अगर वो कार्बन यूज करने वाले माइक्रो सब सेकंड नंबर पे है सॉइल के अंदर, तो उनको तो सबसे पहले ज्यादा कार्बन चाहिए, देन दे विल स्टार्ट एक्टिंग ना। उनको तो अपना खाने का सामान चाहिए। सो दैट्स व्हाई इनिशियली द कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो शुड बी वेरी हाई। So carbon to nitrogen ratio must be in the ratio of 20:1 और 25:1। ठीक है, ये कहने का मतलब क्या लिखेंगे जब इसको, तो कैसे लिखेंगे, C/N, either it could be 20:1 और it could be 25:1, वो मर्जी है, ठीक है, और दो ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो इट इज ट्रू, ये गाइडलाइन होती है कंपोस्टिंग के लिए। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन वर्क बेस्ट व्हेन इनिशियल CN रेशियो इज बैलेंस। A commonly recommended starting range from 20:1 to 30:1. Many texts give 20:1 to 30:1 as ideal. 20-25:1 range is the option within the practical recommended value, so it is correct. तो practically लोगों ने करके देखा कि जब भाई कार्बन हम 20 पार्ट रखते हैं और नाइट्रोजन 1 पार्ट रखते हैं तब कैसा होता है, 25 पार्ट रखते हैं तब कैसा होता है। तो एक रेंज पकड़ ली उन्होंने कि इतना रेशियो अगर हम कार्बन टू नाइट्रोजन रखेंगे तो बेस्ट आउटकम आता है
आपका कंपोस्टिंग में, एंड दैट रेशो इज इन द रेंज ऑफ दिस, इसी रेंज में ऑप्शन हमारा फॉल कर रहा है, 20:1 से लेके 25:1 जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस। लाइक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताइए। तो एज पर द ऑप्शंस गिवन, so as per the options given and as per the logics given, we recommend फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यही गलत है, बाकी सब सही है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा था, राइट। ये डेप्थ आपको डाइजेस्ट करनी है सारी, बिकॉज यही चीजें आपके माइंड को वहां पे कनेक्ट करके चलाएंगे। क्योंकि मुझे जब आज से लेके 2012 तक का सारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पता होगा ना, राइट, ठीक है, तो जब मुझे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पता होगा तो मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर पाऊंगा एग्जाम में, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इट वाज क्वेश्चन नंबर 100। अब चलते हैं 101 पे। ठीक है जी, सॉरी।